हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 जून और 29 जून साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन हमारा बहुत खास और बहुत ज़रूरी रहने वाला है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों के लिए सीईटी मेंस के लिए लास्ट बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। और सेशन की शुरुआत करें उससे पहले कुछ छोटी छोटी घोषणाएं हैं सरकार के द्वारा की गई, जैसे कि किसानों के लिए खुशखबरी की घोषणा है। 31 दिसंबर 2023 तक जो आवेदन करेगा उनको, किसानों को कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन सरकार देने वाली है। और अपने कनेक्शन का लोड स्वेच्छा से बढ़ा सकेंगे। 1 से 15 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। कृषि ट्यूबवेल शिफ्ट करने पर भी पहले के कनेक्शन पे ही बिजली आपूर्ति की अनुमति होगी। सर ये क्या चीज़ है? देखो हरियाणा में पिछले जहाँ तक मेरी समझ कह रही है 2-3 सालों से जो ट्यूबवेल है ना उनके कनेक्ट कृषि में, मतलब बिजली वाले जो ट्यूबवेल है ना उनके कनेक्शन देना सरकार बहुत कम कर चुकी है। उसकी जगह पे सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देना स्टार्ट कर चुकी है। पर आप सभी को पता है कि सोलर ट्यूबवेल के कनेक्शन चलो ठीक है, अच्छी बात है, पर दिन के समय पानी वगैरह लगा लेंगे, लेकिन उनकी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है। और वो केवल दिन दिन में काम करेंगे। मान लेते हैं कि दिन के समय सूरज सुबह निकला है और दिन में 3-4 बजे तक, 5 बजे तक हद से हद गर्मियों में, उसके बाद तो काम नहीं कर पाएंगे। और सर्दियों में तो धुंध आती है बहुत बहुत दिन तक, तब काम नहीं कर पाएंगे वो, तो इस करके वो खेतों में पानी लगाने के लिए फिर समस्या होती है। तो इसी करके बिजली वाले ट्यूबवेल है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसी के लिए ये कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन सरकार फिर से देने की घोषणा कर रही है। अब आपको पता है ना इलेक्शन आने वाले हैं, तो करके ये किसानों को लुभाने का एक अच्छा तरीका भी है। हरियाणा में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज में अभी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा, शैक्षिक बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। ऐसी सरकार की घोषणा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर भर्ती में कुशल पेशेवरों की कमी दूर होगी। कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करेगी सरकार, कहना ये चाह रही है। इसके अलावा भी रिसेंटली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें कुछ निर्णय लिए गए। जैसे 1 जुलाई से कृषि नलकूपों पर अपने आप से ही नल इनका लोड बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा जो सशस्त्र सेना कार्मिक और अर्धसैनिक बल के दो शहीद कार्मिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के लिए मंजूरी मिल गई है। हरियाणा में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा को 77 कनाल 7 मरला भूमि ट्रांसफर करने की मंजूरी मिली है। सरल एवं समावेशी जो सेवानिवृत्ति है उसके आवास के लिए संसाधनों की मंजूरी मिली है। स्टाम्प विक्रेताओं के द्वारा बेची जा रही जो नॉन जुडिशियल या कोर्ट फीस स्टाम्प 10,000 मूल्य की सीमा को बढ़ा के 20,000 तक वो बेच सकेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर की जो नियुक्ति है वो भी मंजूरी दे दी गई है। दैनिक भत्ता पुलिस कर्मियों के लिए 20 दिन में दैनिक भत्ता जो है ना महीने में 20 दिन तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 200 करोड़ के ऋण की मंजूरी मिली है। वृद्धावस्था समान भत्ता योजना में संशोधन किया जाएगा। ईपीएफ पेंशन के लिए वीर शहीद सम्मान योजना, इसे इसमें सशस्त्र बल के शहीद परिवारों के लिए जो मौजूदा नीति है उसमें परिवर्तन किया जाएगा उसके नाम में। ठेकेदार का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसमें हरियाणा रजिस्ट्रेशन सह सूचीबद्धता नियम 2023 है उसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो कुछ अधिनियम और राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग है उनके अंदर भी नियमों में बदलाव किया गया है। ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए हरियाणा सरकार ने अब कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा की है, तो उनको भी वृद्धावस्था के समान ही टोटल 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ने की बात है। जैसे मतलब वैसे वृद्धावस्था पेंशन जैसे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इन पेंशनर जो है ना उनको भी पेंशन बढ़ती जाएगी। और हरियाणा में वैसे 3,000 से 3,100 होने वाली है पेंशन बहुत ही जल्द। ये थोड़े दिन पहले ही सरकार ने घोषणा की थी। हरा चारा बिजाई योजना के अंतर्गत किसानों को गौशाला के लिए चारा उगाने पर प्रति एकड़ की दर से कितनी सहायता राशि प्रदान की जा रही है? तो हरा चारा उगाने पर प्रति एकड़ की दर से हरियाणा सरकार के द्वारा टोटल 10,000 रुपये की राशि जो है ना वो दी जा रही है। इसके लिए क्या है, मैक्सिमम कितनी दी जा सकेगी? मैक्सिमम मिल सकती है 10 एकड़ तक, ठीक है ना, 10 एकड़ तक मैक्सिमम मिल सकती है। मतलब 1 एकड़ का 10,000 है और 10 एकड़ तक मैक्सिमम कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो 1 लाख रुपए तक सरकार हरा चारा बिजाई योजना के तहत मैक्सिमम एक किसान को दे सकेगी। सर ये क्यों देती है योजना के तहत सरकार लाभ?
क्योंकि गौशाला के अंदर चारा उगाने पर किसानों को मतलब एक्चुअली अपने खेतों में चारा उगाएंगे तो गौशाला के अंदर चारा भेज भी पाएंगे, ताकि गौशाला में जो गायें हैं वो भूखी ना मर सके। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फसल.haryana.gov.in पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सबसे पहले हरा चारा बिजाई योजना के लिए। ये क्वेश्चन HSSC के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है वैसे, ठीक है, तो थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट मानना। तो अब की योजना नहीं है, 2022 की है योजना तो, लेकिन ये हर साल अपडेट होती है तो करके पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में आयोजित 63वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 400 मीटर दौड़ 50.92 सेकंड में पूरी कर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया है? तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है किरण पहल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिषद में अभी 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में 50.92 सेकंड में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, और ओलंपिक के लिए 50.95 का क्वालिफाई समय पूरा कर अपनी दावेदारी जो है ना इन्होंने पेश किया, क्वालिफाई कर ही लिया है। वैसे 8 साल के अंतराल के बाद किरण ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला क्वार्टर मील धावक बनी है। इससे पहले 2016 में हरियाणा की निर्मल शोरेन थी, उन्होंने क्वालिफाई किया था, अब इन्होंने क्वालिफाई किया है। और ओलंपिक इस बार कहाँ होने वाले हैं? ओलंपिक इस बार के होने वाले हैं 33वें नंबर के ओलंपिक होंगे ये, और ये होंगे पेरिस के अंदर होंगे, ठीक है ना, पेरिस में होंगे ये ओलंपिक 2024 के। पिछली बार के ओलंपिक हुए थे 2020 के थे, लेकिन वो हुए कोविड की वजह से 21 में थे, और टोक्यो जापान में हुए थे वो 32वें ओलंपिक थे। और अगले ओलंपिक 2028 के होने वाले हैं, कहाँ पे? लॉस एंजलिस में होंगे, याद रखना आप लोग, और वो होंगे अमेरिका में। 32 के ब्रिस्बेन में होंगे, 36 के फिर से इंडिया में होने की संभावना है, पक्के तो नहीं है, लेकिन अभी तक के घोषणाओं के अनुसार बता रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांध हैं उनके निर्माण पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई है कल्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर 4 प्रस्तावित बांध के निर्माण पर रोक लगाई है। कल्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर 4 बांध है, जिसमें से एक है चिकन, एक है कांसली, एक है खिलनवाला और एक है अंबावली। इनके निर्माण को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, क्योंकि इस क्षेत्र में वनस्पति और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसकी वजह से, इन 4 बांध की वजह से। और इसी के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट का संज्ञान लिए बिना ही वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर बांध बनाने की अनुमति दे दी। इसी करके सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इनके ऊपर रोक लगाई है कि यहाँ के जो जीव जंतु है ना उनके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। पूरा जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है, इसमें घने साल के वन हैं, खैर के वन हैं, घास की भूमि के टुकड़े हैं, और बहुत अलग अलग प्रकार के फ्लोरा फोना मतलब पौधे जीव जंतु हैं। और इसका जो और क्षेत्र अगर बताते हैं तो ये एक्चुअली कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य शिवालिक का तलहटी का क्षेत्र है। ये 13 दिसंबर 1996 को अधिसूचित हुआ था ये। और ये राजाजी नेशनल पार्क और जो सिंबल बारा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश, इससे सटा हुआ है चारों तरफ से। और इसी इलाके के अंदर जो ना बहुत सारे जीव जानवर जो ना इसी इलाके में आते रहते हैं। बहुत सारे जीव जंतु जैसे रेड बिल्ड है, बार्किंग डियर है, भौंकने वाले जो हिरण है, चीतल है, पाइथन सांप जैसे है, ब्लू मैगपाई, तेंदुआ, कोबरा, चीतल, ये कई सारे जानवर जो ना यहाँ पे है, तो इनको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर यहाँ पे बांध बने तो। इसी करके सुप्रीम कोर्ट ने ये बांध बनाने कैंसिल कर दिए हैं। वन्य जीव बोर्ड के लिए राष्ट्रीय बोर्ड है वैसे, और ये बोर्ड बेसिकली पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बोर्ड जो ना इसके उपाध्यक्ष है उसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। वैसे भारत में वन्य जीव संस्थान जो है ना ये देहरादून के अंदर, इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। हरियाणा में यमुनानगर में भी एक अलग सा ऐसा वन्य जीव बोर्ड है ना, ये बनने की घोषणा तो हुई थी, आज से पिछले साल घोषणा हो गई थी, अभी तक खैर बना तो नहीं है, लेकिन हाँ घोषणा तो जरूर हो चुकी है। हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है वैसे, एक कलेसर नेशनल पार्क और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर जो पड़ता है ये पड़ता है गुरुग्राम में, ये कलेसर है यमुनानगर का। आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि हरियाणा का 23वां जिला किसे घोषित किया गया है, बताना इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, सभी को बहुत बहुत नमस्कार।